हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बारे में। कल इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूँ कि पेपर किस तरीके से आया हुआ था, जीए कहाँ से पूछा गया था, टोटल मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, सबसे पहले वहाँ पे अपडेट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बात की जाए पेपर के लेवल के बारे में, तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में बोलूँगा, मॉडरेट टू हार्ड में बोलूँगा पेपर के लेवल को। स्पेशली रीजनिंग जो आया था वो कतई जहर वाला रीजनिंग आया था। कल का जो मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया तो वो रियल में लग रहा था कि मेंस का एग्ज़ाम है, जो कि मुझे पिछले साल के आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्ज़ाम की याद दिला दिया था कल के इस एग्ज़ाम ने। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए जीए की। ठीक है, तो जीए जो है, देखो, टोटल 50 में से जो है मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आए थे। और अगर मैं स्टडी आईक्यू की बात करूँ तो मैं स्टडी आईक्यू ही फॉलो करता हूँ करंट अफेयर के लिए। तो आप 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली टिक किए होंगे करंट अफेयर में। बाकी जो क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम जुलाई जून से क्वेश्चन आए थे, अगस्त सितंबर इन सब से जो है बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। जुलाई और जून के पहले से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, इधर से नहीं थे। और वो जो क्वेश्चन थे ना, वो एकदम अलग ही लेवल के क्वेश्चन थे। वो आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, थे तो करंट अफेयर ही, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, यहाँ तक कि स्टडी ऐप की भी अगर मैं बोलूँ तो वैसे क्वेश्चन नहीं थे। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, पूरे के पूरे इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया 10 से 15 क्वेश्चन थे, आप 10 से 15 क्वेश्चन करके आ सकते थे। ठीक है, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन में क्या ही होने वाला है, तो इसलिए काफ़ी लोग गेस वर्क भी करते, तो सेम मैंने भी किया। ठीक है, अच्छे खासे आने वाले क्वेश्चन भी गलत कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे आते थे ऑप्शन गलत टिक करके उसको गलत कर दिया। तो जीए की अगर मैं बात करूँ तो टफेस्ट लेवल था। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आपको हवा भी नहीं लगेगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जीए में। उसका जो है मैंने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सो लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट थी उसकी, काफ़ी लेंदी लग रहा था। ऐसे क्वेश्चन आपने सुने ही नहीं होंगे। जब मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो लगभग 10 क्वेश्चन ही जो है मैं 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाया था। तो मुझे लगा कि नहीं, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैंने जो है फिर अटेम्प्ट किया, 50-50 में मारा। ठीक है, तो टोटल मेरा जो है अटेम्प्ट है वो 26 है जीए में। ठीक है, 26 है जीए में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, देखो इंग्लिश का लेवल बहुत ही ठीक ठाक लेवल आया था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी था, लेकिन अच्छा था। जिसका इंग्लिश अगर अच्छा है ना, वो उसका एग्ज़ाम निकल गया समझो। ठीक है, उसका एग्ज़ाम निकल गया समझो, इंग्लिश अगर अच्छा है जिसका। तो इंग्लिश में वही, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा किसी का भी, तो वही क्वेश्चन पूछे गए थे, मैच द कॉलम और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट आरसी वगैरह। ठीक है, पैराजम्बल भी क्वेश्चन आया था, एरर के क्वेश्चन आए थे। तो ये सब कुछ मिला के टोटल जो है 22 मैंने अटेम्प्ट किया है इंग्लिश में। और एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इस बार मेरी 100% मेरे तरफ से एक्यूरेसी है, 100% 22 क्वेश्चन की। अब आईबीपीएस की तरफ से पता नहीं कितनी एक्यूरेसी होती है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी मुझे जो लग रहा है वो 100% है इस इंग्लिश में। इंग्लिश का लेवल जो है ईजी था, ईजी टू मॉडरेट में बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात की जाए मैथ्स के पेपर के बारे में, तो मैथ्स का पेपर जो है ईजी था, डूएबल था। लेकिन जो एक पाई चार्ट वाला डी आया था, इसमें जो है परसेंटेज दिया गया था प्रेजेंट और अब्सेंट का, तो ओनली प्रेजेंट का ही परसेंट दिया गया था इसमें। ठीक है, और बोला गया था कि लेस देन 51 है टोटल प्रेजेंट और अब्सेंट मिला के कोई भी एक सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कुछ 10%, 20, 15 और 22 इस तरीके से परसेंटेज दिया गया था, मतलब प्रेजेंट का। ठीक है, और नोट में दिया गया था कि ई और सी का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो 20 और 22 का डिफरेंस 2 आ रहा था, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 टोटल वैल्यू हो रही थी पी की। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की टोटल वैल्यू पूरे पाई चार्ट की 200 हो रही थी। ये कंडीशन बेस्ड डीआई था जिसमें मुझे काफ़ी समय लगा, और कंडीशन ये भी दी गई थी कि जो अब्सेंट है वो जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, अब्सेंट जो है वो प्राइम नंबर है, और किसी भी एक सेक्शन में 51 से ज़्यादा नहीं हो सकते प्रेजेंट और अब्सेंट मिला के। तो अब्सेंट प्राइम नंबर थे। तो जो क्वेश्चन अभी मेमोरी बेस्ड डाले हुए हैं यूट्यूब पे, वो इतने आसान नहीं थे दोस्तों, इतना इतना ईजी लैंग्वेज नहीं थी उसकी। ठीक है, इतना ईजी लैंग्वेज नहीं थी, क्वेश्चन ठीक ठाक थे, वैसे ही थे, लेकिन उतना ईजी लैंग्वेज नहीं थी।
जैसा यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं ना, जितना एग्जाम में डिफिकल्ट होता है ना, वो उतना जो है मेमोरी बेस्ड में नहीं होता है। बस आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आया था कि सी में टोटल वैल्यू जो है 44 हो रही थी और ई में टोटल वैल्यू जो है आई थिंक 40 हो रही थी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बोला गया था कि टोटल वैल्यू जो है दोनों मिला के उनका जो डिफरेंस है वो मोर देन 6 है। ठीक है, मोर देन 6 है, ऐसा बोला गया था। तो अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है कि यहाँ पे अपसेंट कितने होंगे, और अपसेंट पूछा गया था सी का अपसेंट कितना होगा। ठीक है, सी का अपसेंट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, हम 44 में अगर 5 मिलाएंगे अपसेंट तो टोटल कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, 49 होगा। और अगर हम 40 में 2 मिलाएंगे प्राइम नंबर अपसेंट वाला तो कितना होगा, 42 होगा। और दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं 49 एंड 42 मोर देन 6 है। ठीक है, लेकिन ये जो दिमाग है उस समय क्लिक नहीं किया और पूछा गया था कि टोटल सी के या ई के अपसेंट कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है 44 में भी तो 2 अपसेंट हो सकते हैं ना, और 40 में भी 5 अपसेंट हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं कि नहीं चेंजेस। तो इसलिए जो है मुझे समझ में नहीं आया उस समय और मैंने फिर सी एंड डी इसका आंसर लगाया। ठीक है, आप मुझे बताना क्वेश्चन सही है या नहीं, और क्या ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। यूट्यूब पे मैंने देखा वो क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया उन्होंने कि ऐसा नहीं था, मैक्सिमम मिनिमम कुछ था, लेकिन मुझे जितना याद है क्वेश्चन जैसे मैंने बताया सेम वैसा था। फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू के बारे में था, आई थिंक पता नहीं वो पाई चार्ट था, और 2001 और 2005 के बारे में दिया गया था। ठीक है, जिम के बारे में था, आई थिंक ABCD ऐसा कुछ था पाई चार्ट में। और एक DI था, उसमें जो है NGO के बारे में दिया गया था, मिसिंग DI था वो। ठीक है, NGO के बारे में मिसिंग DI था, वो मैंने किया। तो दोनों DI थे, अप्रोक्सीमेशन आया हुआ था, क्वाड्रेटिक आए थे प्रीलिम लेवल के, और बाकी अर्थमेटिक था। तो टोटल में मैथ्स के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईजी था, ईजी टू मॉडरेट में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे 20 अटेम्प्ट हुए हैं मैथ्स में टोटल। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग जो है बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, काफ़ी लोग क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में। देखो, आपका अच्छा है, अगर एक्यूरेसी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ट्राई करना कि पज़ल अटेम्प्ट करो। मैं पूरे के पूरे पज़ल देख के आया, उसको एनालिसिस किया, और उसी तरीके के पज़ल की मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ अभी। आपको मेमोरी बेस नहीं मिलेगा, कोई भी पेपर नहीं मिलेगा जैसा पेपर में आया था ना वैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उससे आसानी आपको मेमोरी बेस पे मिलेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क वाले थे, और बाकी 30 क्वेश्चन आई थिंक 1 मार्क वाले थे। तो 20 और 30 50 कुछ इस तरीके से था। तो 2 मार्क वाले में जो है एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था जिसमें 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी था। फर्स्ट सिस्टम में क्या कर रहा था, वो जितने भी नंबर दिए गए थे उसको स्मॉल से लेके लार्ज तक, ठीक है, स्मॉल से लेके लार्ज तक अरेंज कर रहा था। उसके बाद जितने भी नंबर उसमें दिए गए थे, जैसे कि 4 1 3 2, तो इसको जो है विद इन द नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, अब ये अरेंज कर दिया तो अगले स्टेप में क्या कर रहा था, इनको प्लस कर रहा था, जैसे कि 2 और 1 3 और 3 और 4 7। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 7 21, इस तरीके से कर रहा था। और फिर लास्ट स्टेप में क्या कर रहा था, जो भी बड़े नंबर ये आए थे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज कर रहा था, जो कि बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी, सबसे ईजी यही था, सब लोगों ने यही बनाए होंगे। पज़ल तो भाई अलग लेवल का था। मैंने सिर्फ एक ही पज़ल बनाया जो कि है फ्लैट फ्लोर वाला, जो कि 2 पॉसिबिलिटी लग गई उसमें, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। दूसरे क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पज़ल आए हुए थे। एक जो पज़ल आया हुआ था वो था 10 AM से लेके, ठीक है, 10 AM से लेके 7 PM तक, इस तरीके से शेड्यूल था, कुछ ट्रेनिंग या कुछ होने वाला था। उसमें 2 घंटे HR का था, 2 घंटे IT का था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनका 1 घंटे का ट्रेनिंग था, और बाकी जो न्यू ज्वाइनिंग हो रहे थे उनका 2-2 घंटे का ट्रेनिंग था। उसमें बोला गया था कि 1 से 2 जो है लंच ब्रेक है, फिर 5 से 6 टी ब्रेक है, और न्यू जो ज्वाइनिंग है वो 4:30 बजे से लेके इस तरीके से उनका सेशन था। और जो भी टोटल सेशन हुए थे एटलीस्ट 2 सेशन के बाद ही सारे के सारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। तो ये इतना डिफिकल्ट था, वहाँ पे अरेंज ही नहीं कर पाओगे, कंडीशन बेस्ड था, मतलब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था। उसके बाद एक था कि डेजिग्नेशन बेस्ड था, ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड था, 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से सॉल्व किया था मैंने उसको, बट आखिरी तक वो नहीं बना मेरे से। ठीक है, उसका क्वेश्चन था ये कि इसमें जैसा कि CEO और एक सा क्लर्क वाला नहीं रहता क्या, तो ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये था। और इसमें बोला गया था कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो
टॉप मोस्ट पोजीशन है उसमें एक ही बंदा रहता है, ठीक है। टॉप मोस्ट पोजीशन में एक ही बंदा उस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिया गया था। अब ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे आपका तो रीजनिंग स्ट्रांग था तो आपने ज़्यादा अटेम्प्ट क्यों नहीं किए। तो दोस्तों मैंने एनालिसिस किया पूरा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं एकदम प्रो हूँ रीजनिंग में, लेकिन हाँ ठीक ठाक हूँ। प्रीलिम की स्कोर देख सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब काफ़ी लोगों को इतना ही समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे अरेंज करना है। फिर एक कंडीशन दी गई थी, अगर वो उस समय क्लिक हो गई रहती तो आई थिंक ये पजल मेरे से सॉल्व हो गया रहता, ठीक है। उसमें बोला गया था कि एच के ऊपर जितने ई के नीचे उतने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं एच को यहाँ पे फिल करता, ठीक है, एच के ऊपर कितने हो गए 3 और 3 6 हो गए। तो उसी प्रकार से ई के नीचे 6 होना चाहिए। तो ई के नीचे 6, देखो 5 के नीचे 6 बंदे यहाँ पे होता। अगर ये उस समय क्लिक हो गया रहता तो मेरा ये पजल सॉल्व हो गया रहता। और बहुत ही डिफिकल्ट था यार, कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। फिर वो एक और पजल आया हुआ था, डे बेस कुछ था, ठीक है, मंडे संडे, बहुत बहुत मतलब इतना ज़्यादा लेंदी था वो, पूछो मत। सबसे हार्ड रीजनिंग ही था, ठीक है, सबसे हार्ड रीजनिंग ही था उसमें। और पजल सबसे डिफिकल्ट थी इसकी, ठीक है, बहुत ही टफ। उसके बाद बात करूँ मेरे अटैम्प्ट की, तो मैंने जो है 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है रीजनिंग में, और प्लस 4 क्वेश्चन जो है जो 2 मार्क वाले थे इनपुट आउटपुट, वो मैंने अटैम्प्ट किया है। तो इस तरीके से टोटल 16 मार्क का मैंने अटैम्प्ट किया है रीजनिंग में। अगर मैं अपने सिलेक्शन की बात करूँ तो 50-50 चांसेस है, ठीक है, 50-50 चांसेस है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बाकी जीके में मैं एक्यूरेसी नहीं बता सकता, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है ये आपके ऊपर है, कहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं स्टडी आईक्यू ही पढ़ूंगा, अभी भी मैं बोलूँगा मैं स्टडी आईक्यू ही पढ़ूंगा लास्ट तक, मैं और कहीं से नहीं पढ़ने वाला हूँ। पेपर का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट था, IBPS PO मेंस की याद दिला दिया था मुझे इसने। और मेरे हिसाब से मेरे अटेम्प्ट जो है रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पूरे पजल को एनालिसिस किया और सेम वैसी प्रैक्टिस करने वाला हूँ IBPS PO मेंस के लिए, क्योंकि उसमें भी सेम उसी तरह के पजल आते हैं। और मुझे क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होती उसमें। तो इसलिए पजल पे फोकस करो। कब तक डरोगे पजल से? जितना ज़्यादा पजल बनाओगे तो उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा एग्जाम में, मेन एग्जाम में। तो हाई लेवल पजल बनाने का ट्राई करो। बहुत ही हाई लेवल थे वो, लॉजिकल पजल थे पूरे के पूरे, लॉजिकल। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी जाके बनेंगे, अदरवाइज आप कंडीशन के हिसाब से बनाने जाओगे तो नहीं बनता था एक भी पजल, ठीक है। सिर्फ एक ही पजल उसमें आसान था, जो कि मुझे लगा फ्लैट फ्लोर वाला, वो मैंने बनाया था। तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।